सोशल साइंस के स्टूडेंट्स का मेरे चैनल चार चंद पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद, इससे पहले हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा। आज हमारा मुख्य टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन हम 1922 में, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। आपको मैंने बताया कि फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने इसी कारण इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और हम 1922 में जो चोरा चोरी कांड था, उसके बाद से इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि हमें 1922 से लेकर 1930 के बीच का जो घटनाक्रम है, वहाँ से इसकी पृष्ठभूमि पता चल जाएगी। आखिर क्या कारण थे कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले हमारी बात चल रही थी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का मानना था कि जो जन आंदोलन मैंने खड़ा किया वो अब हिंसक हो रहा है, वो हिंसा की ओर जा रहा है, और जो सत्याग्रही हैं उनको अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दूसरी ओर कांग्रेस के कई अन्य नेता थे, वो भी इस प्रकार के आंदोलन से थक चुके थे और वे एक नया विकल्प ढूंढ रहे थे। अन्य विकल्पों के माध्यम से वे अंग्रेजों के साथ असहयोग करना चाहते थे। आपको पता है, अंग्रेजों ने 1919 में एक एक्ट पारित किया, गवर्नमेंट इंडियन एक्ट। ठीक, इस एक्ट के तहत चुनाव निश्चित कर दिए, और कांग्रेस के नेता भी चाहते थे कि वो इस प्रकार के प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेंगे। और इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे जो नेता थे वो आगे आए, और उन्होंने इन चुनावों में भागीदारी के लिए हामी भरी, और उनके द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी 1923 में इलाहाबाद में। और इस पार्टी का उद्देश्य था कि प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना, प्रांतीय परिषदों तक पहुंचना, वहां पर सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध करना, उनसे असहयोग करना, और यह सिद्ध करके दिखाना कि जो ब्रिटिश सरकार भारत में सरकारी संस्थाएं बना रही है या प्रांतीय परिषद बनाई हैं, ये लोकतांत्रिक नहीं है। तो इसके अलावा 1926 से 1929 के बीच अनेक आर्थिक क्षेत्र में बदलाव हो गए, और आपको पता है 1929 में विश्व की आर्थिक मंदी आई, और आर्थिक मंदी आने से जो भारत के कृषक थे उनके कृषि उत्पाद बिकने बंद हो गए, और उनकी परेशानी में वृद्धि हुई। कृषक वर्ग भारत का परेशान था। साथ ही साथ 1928 में बारदोली क्षेत्र में एक प्रॉब्लम खड़ी हुई। प्रॉब्लम किसानों की थी, और वहाँ पर बारदोली में किसानों से भारी लगान चुकाने की मांग की गई।
और किसान इससे दुखी थे और गांधी जी ने वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली के जो किसान हैं उनके आंदोलन का नेतृत्व किया और ये आंदोलन काफ़ी सफल रहा और जो कृषक वर्ग गांधी जी के आंदोलन से अछूता था अब वो भी संयुक्त रूप से गांधी जी के आंदोलन से जुड़ रहा था। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाएं सरदार की उपाधि देती हैं और साथ ही साथ 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस होता है। इसमें कई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाता है, उनको यातना दी जाती है। इससे भी अंग्रेज़ों का विरोध होता है। साथ ही साथ इसी बीच 1927 में भारत में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है। इस वैधानिक आयोग की पृष्ठभूमि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में थी। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में ये प्रावधान था कि भारत में शासन क्षेत्र में और संवैधानिक स्तर के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और ये वैधानिक आयोग भारत की संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करेगी। भारत में शासन व्यवस्था में जो संविधान बनेगा उसका अध्ययन करेगी। अब इंग्लैंड में उस समय अनुदारवादी दल का शासन था। सरकार को ये लगता था कि 1929 के आसपास ब्रिटेन में चुनाव हो जाएंगे और भारत में जो सत्ता है वो उनसे छीन जाएगी क्योंकि वहाँ पर उनका जो जनाधार है वो कमज़ोर है। अतः ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ सकती है, कहीं वे भारत को डोमिनियन स्टेट या स्वराज्य देने की घोषणा न कर दे। इसी डर से अनुदारवादी पार्टी ने 2 साल पहले ही अर्थात 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है। तो जो साइमन कमीशन 1929 में गठित होना था वह जो अनुदार या टोरी दल है उसके अनुग्रह पर इस कमीशन का गठन 2 साल पहले कर दिया जाता है और इसका भारत में विरोध होता है। विरोध का कारण ये था कि भारतीयों को लगता था कि शासन क्षेत्र में सुधार या संवैधानिक सुधार भारत के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है और इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इस कारण विरोध हो रहा था। इसके विरोध का कारण ये था कि इस साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय मेंबर को सदस्य नहीं बनाया गया। ये 7 सदस्य कमीशन था जिसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। इसी कारण भारतीयों ने इसको व्हाइट मैन कमीशन, गोरों का कमीशन कहकर इसकी आलोचना की। और जो साइमन कमीशन है ये 3 फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचा, जिसका काला झंडा दिखाकर भारतीयों ने विरोध किया, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो सारे के सारे भारत में साइमन कमीशन का विरोध होता है। तभी उस समय भारत के एक सचिव थे, उनका नाम था बर्कनहेड। बर्कनहेड भारतीयों को चुनौती देते हुए कहते हैं आप भारत के लिए संविधान का निर्माण करके दिखाएं जिसपे सभी भारतीय क्या हों, एकजुट हों, सभी भारतीय एकजुट हों, सहमत हों। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक दल इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत के लिए नेहरू रिपोर्ट करके एक संविधान का खाका बना के देती है, लेकिन इसको अंग्रेज अस्वीकार कर देते हैं। इसके कारण भारत में अंग्रेज़ों का घोर विरोध होता है। एक और साइमन कमीशन की नियुक्ति और दूसरी ओर नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, इससे भारत में अंग्रेज़ों का काफ़ी विरोध होता है। इसके अलावा भारत के लोग अंग्रेज़ों से अधिराज्य डोमिनियन स्टेट देने की बात करते हैं, लेकिन उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन भारतीयों को
डोमिनियन स्टेट की जो बात है या जो मांग है उसको देने की गोल मोल सी घोषणा कर देते हैं कि वे भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करेंगे, भारतीयों के लिए एक डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। लेकिन इस डोमिनियन स्टेट को कब बनाएंगे इसकी कोई निश्चित तिथि तय नहीं की। तो स्टूडेंट्स, एक कठिन ये शब्द है डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य। इसका अर्थ ये होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बाहर से शासन अंग्रेजों का रहेगा लेकिन अंदर से शासन व्यवस्था का संचालन भारतीयों के द्वारा होगा। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य कहते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये सारी परिस्थितियां थी जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के बीच 2 चरणों में चला। कितने चरणों में चला? 2 चरणों में, 1930 से 1932 और 1932 से 1934। और 1932 के आसपास ये 1932 में ये आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और पुनः गांधी जी ने 1932 में इस आंदोलन को और शुरू किया। अब ये आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो होती है गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के द्वारा। इसमें नमक कानून का विरोध किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है। इस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है कि सविनय मीन्स विनय पूर्वक। सविनय मीन्स होगा विनय पूर्वक, विनय पूर्वक। अवज्ञा मीन्स आज्ञा ना मानना, आज्ञा ना मानना। तो आज्ञा का अर्थ यहां पर क्या है? आज्ञा का अभिप्राय यहां पर कानून से है। किससे है? कानून से है, कानून से है। अर्थात यहां पर गांधी जी के द्वारा यह बताया जाता है कि हम ब्रिटिश कानूनों को नहीं मानेंगे, ब्रिटिश सरकार की आज्ञा नहीं मानेंगे। तो ब्रिटिश सरकार की आज्ञा किस रूप में थी? कानून के रूप में। अर्थात यहां पर सीधे सीधे ब्रिटिश कानून का विरोध करना था, उसको मानने से इनकार करना था। तभी इस आंदोलन का नाम पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक हो गया। जैसे असहयोग आंदोलन था, असहयोग में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करना था शासन के क्षेत्र में, वैसे ही सविनय अवज्ञा में अवज्ञा अर्थात आज्ञा ना मानना था। अर्थात आज्ञा किस रूप में थी? कानून के रूप में। अर्थात ब्रिटिश कानून को ना मानना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि यह आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ा। इसमें सबसे पहले कानून की बात करते हैं। इसमें कानून को मानने से इनकार किया गया था। कानून क्या था उस समय? कानून बहुत सारे थे। कानून था उस समय, एक कानून था आपका नमक कानून। उस समय था आपका नमक कानून। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून को हथियार बनाया, क्योंकि नमक सभी लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो या किसी भी तबके का व्यक्ति हो, नमक हर व्यक्ति के लिए एक आवश्यक खाद्य सामग्री है। तो गांधी जी ने इस नमक को हथियार बनाया और यह संकल्पना ले कि हम अंग्रेजों के इस नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसी कारण 1930 में एक आंदोलन चला जिसको दांडी मार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? दांडी मार्च। इसके बाद हम बात करेंगे कि दांडी मार्च की। दांडी मार्च, अभी मैंने आपको बताया था, इसके तहत नमक कानून, तो नमक कानून तोड़ा गया। यद्यपि नमक एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें समुद्र से प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के समय इस नमक को केवल अंग्रेज बना सकते थे। यदि कोई भारतीय नमक बनाता तो उसको गैर कानूनी माना जाता। तो
तो उस समय नमक बनाने का जो वैधानिक अधिकार था वो अंग्रेजों के पास था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च के तहत इस नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, तो इसके लिए गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियरों को चुना, ठीक है, और इनके साथ दांडी मार्च की। दांडी मार्च उन्होंने 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया और ये मार्च आपका 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, और टोटल 24 दिन, और इसमें प्रतिदिन 10 मील की दूरी तय की गई। मानचित्र के सहायता से इस दांडी मार्च को दर्शाते हैं। आप ये देखें, आप यहाँ पर हम भारत का मानचित्र बना रहे हैं। ठीक है, ये भारत का मानचित्र हमारा बनने जा रहा है। ये आपका ये ठीक हो गया। तो ये वाला हिस्सा आपका गुजरात है। ये वाला हिस्सा क्या है? गुजरात है। और गुजरात में ही महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। यदि इस पोर्शन को यदि हम बड़ा बनाएं, ये देखिए, ये हमारा मोटा मोटा एक गुजरात का मानचित्र है। तो यहाँ पर आपका साबरमती आश्रम है, और साबरमती आश्रम की जो एग्जैक्ट लोकेशन है आपकी, वो आपका अहमदाबाद में, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में साबरमती नदी बहती है। ये साबरमती नदी अरब सागर में गिरती अंत में। तो इसके ये अहमदाबाद साबरमती के तट पर है। और साबरमती कहाँ पर है? अहमदाबाद में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ये यात्रा प्रारंभ की थी। यहाँ पर से ये सीधे आपका अहमदाबाद से दक्षिण में पड़ता आपका यहाँ पर दांडी, यहाँ पर पड़ता दांडी। ये तो गांधी जी ने यहाँ से दूरी तय की थी। आप देख रहे होंगे, ये आपका साबरमती से यहाँ पर पड़ेगा आपका दांडी। दांडी आपका नौसारी जिले में, कौन से जिले में है? नौसारी जिले में है। और ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, और जो दांडी पड़ता है वह गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? उसका नाम है नौसारी। और जो नौसारी है ये सूरत के दक्षिण में है। ये आपका सूरत के दक्षिण में है। ठीक हो गया। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की दूरी तय की थी। और ये यात्रा प्रारंभ हुई थी आपकी 12 मार्च को, और ये यात्रा समाप्त हुई 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को गांधी जी ने प्रातःकाल उठकर समुद्र के जल से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर उनके कानून व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, उनकी और अवज्ञा कर डाली और उनकी आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही गांधी जी ने इस कानून को तोड़ा तो संपूर्ण भारत में जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा गया। जहाँ पर समुद्र तट नहीं थे वहाँ पर नमक के पानी को उबालकर नमक कानून को सांकेतिक रूप से तोड़ा गया। अन्य जगह वन कानूनों को और राजस्व कानूनों को तोड़ा गया। तो ये गांधी जी का ये आंदोलन बड़ा सफल रहा। साथ ही साथ धारासान में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक के गोदामों को लूट लिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज की। नमक के साथ
क्रांतिकारियों का लहू भी मिल चुका था। इस दृश्य को एक पत्रकार थे वेब मिलर, उन्होंने अपने मैगजीन में इस दृश्य को दर्शाया। साथ ही साथ जो मुंबई है बाडाला डिपो नमक का, वहाँ पर भी धावा बोला गया। सोलापुर में क्रांतिकारियों ने पुलिस के थाने जला डाले और 60,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी। स्टूडेंटों ने क्या किया, स्कूल छोड़ दिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसमें महिलाएं भी आगे आई और महिलाओं ने शराब की दुकानों में धरने दिए। और यह आंदोलन आपका पश्चिमोत्तर जो भारत है, आपका पेशावर का क्षेत्र, यहाँ पर पेशावर में इस समय ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र था पेशावर। और यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार जो लाल कुर्ती दल के नेता थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर गांधीवादी थीम पर, और जिसको रोकने के लिए आर्मी की एक टुकड़ी भेजी गई जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी थे। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इसमें जो पेशावर के जो सत्याग्रही थे उनको गोली चलाने का आदेश मिलता है, लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गोली चलाने से इनकार कर देते हैं। और इस प्रकार सेना के द्वारा भी सांकेतिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, और ये आंदोलन 1920 के असहयोग आंदोलन से कई मायने में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1920 के जन आंदोलन में महिलाएं सक्रिय रूप से उन्हें भाग नहीं लिया था, लेकिन 1930 के इस आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। और इसी आंदोलन के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन भी होते हैं। हालांकि गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं, और लेकिन गांधी इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और इसके तहत गांधी जी 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भागने के लिए लंदन जाते हैं, लेकिन उनकी ये वार्ता सफल नहीं होती है। और 1932 में गांधी जी इस आंदोलन को दोबारा से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स 1930 का ये आंदोलन 1920 के आंदोलन से कई मायने में महत्वपूर्ण था। इसका जनाधार 1920 के असहयोग आंदोलन से अधिक मजबूत था, और इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इसी बीच जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन की वार्ता हालांकि असफल हुई। तो गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत में 1935 का एक्ट आया, और संवैधानिक क्षेत्र में अंग्रेज अब भारत में सुधार करने का मन बना रहे थे। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं तक था। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप मेरे चैनल चारू चंद को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।